ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इनका प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड रिक्वायरमेंट्स होते हैं। सो लेट्स बिगिन। Human digestive system start with the ingestion, then assimilation, third one is egestion and excretion। यहाँ पे इंजेशन का मतलब होता है एंगल्फ करना, यानी फूड हम लोग जो इंटेक करते हैं उसको बोलते हैं इंजेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब ये होता है कि हम खाने के बाद जो न्यूट्रिशंस निकलते हैं हमारे फूड में से उसको सेल्स हमारे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। फिर थर्ड स्टेट आता है इजेशन। इजेशन का मतलब ये होता है कि जो अनडाइजेस्टिव फूड रहते हैं उसको रेक्टम में उसको पुश करना ताकि वो एनएस के थ्रू बाहर निकल जाए, और उस बाहर निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं एक्सक्रीशन। सो हम लोग इन डेप्थ में ट्राई करेंगे समझने की कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम काम कैसे करता है। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? एलिमेंट्री कैनाल इज नथिंग बट ए लॉन्ग ट्यूब, एक लंबा सा ट्यूब रहता है, मस्कुलर ट्यूब, जो कि 8 से 10 मीटर का होता है। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर में माउथ, बक्कल कैविटी, पैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस वाले पार्ट आते हैं, यानी मुंह से स्टार्ट होगा एंड एनस पे ख़त्म होता है। सो इतना बड़ा हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसके अंदर ये सारे बॉडी के पार्ट्स आते हैं। सो चलिए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके कि ये क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ये जो होता है ये माउथ का ओपनिंग पार्ट होता है, या फिर उसको हम लोग ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी बोल सकते हैं, जहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग स्टार्ट होती है। सो ये स्टार्ट होता है माउथ से। माउथ के अंदर बक्कल कैविटी होती है। माउथ के अंदर का जो खाली वाला स्पेस होता है उसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। यहाँ पे बक्कल का मतलब होता है माउथ एंड कैविटी का मतलब होता है स्पेस, इसलिए बक्कल कैविटी। अब ये बक्कल कैविटी क्या होता है? बक्कल कैविटी के अंदर में टंग होते हैं, टीथ होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जहाँ से सलाइवा रिलीज होता है, चीक्स होते हैं, दोनों साइड में चीक्स होते हैं जो इनको बक्कल कैविटी को सपोर्ट देते हैं। रूफ होता है बक्कल कैविटी के ऊपर साइड में, उसको रूफ बोलते हैं, एंड पैलेट। इन सबको मिला के हमारा बक्कल कैविटी रेडी होता है। टंग। टंग क्या होता है? ये एक फ्लैशी ऑर्गन है जो कि इनका काम होता है मिक्सिंग ऑफ फूड एंड सलाइवा। ये सलाइवा और फूड को मिक्स करने में हेल्प करते हैं ताकि हम लोग उसको ईजिली एंगल्फ कर सके। फूड अगर सूखा रहेगा तो डायरेक्टली हम एंगल्फ नहीं कर सकते, इसीलिए हमको सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो फूड होता है वो एक स्लाइमी बन जाता है, लाइक एक नरम स्लाइमी जैसा बन जाता है जिसको हम लोग एंगल्फ करने में अपने को ईजी पड़ता है। ये जो टंग होता है ट्रायंगुलर इन शेप होता है, ये ट्रायंगल शेप में होते हैं, थोड़ा ट्रायंगुलर होते हैं। ये जो टंग है इसके ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? इनका काम होता है एक्चुअली टेस्ट को सेंस करना, जो कि एक प्रोजेक्टाइल पैपिले की भी बोल सकते हैं हम लोग। प्रोजेक्टाइल पैपिले या फिर टेस्ट बर्ड आप बोलेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। टेस्ट बर्ड का मतलब होता है, यहाँ पे टेस्ट का मतलब होता है कि कौन सा टेस्ट, बर्ड्स मतलब उसमें से एक प्रोजेक्टाइल पैपिले निकला रहता है। इनके ऊपर एक सेंसरी रिसेप्टर होते हैं। सेंसरी रिसेप्टर क्या करता है? ये सेंस करता है कि हमने जो खाना खाया वो तीखा था या मीठा था या खट्टा था या कड़वा था। ये हमको कैसे पता चलता है? ये हमको टेस्ट बर्ड के थ्रू ही पता चलता है। टीथ। अब टीथ का रोल क्या होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में? टीथ का जो रोल होता है बहुत ही मेजर रोल होता है, क्योंकि हमारा डाइजेशन ही मुंह से स्टार्ट होता है। टीथ का काम क्या होता है? ये बड़े बड़े जो फूड पार्टिकल होते हैं उनको तोड़ तोड़ के छोटे फूड में कन्वर्ट करता है। ये जो टीथ होते हैं ये 2 पार्ट में बने होते हैं, पहला है क्राउन, दूसरा है रूट। स्टडी ऑफ टूथ को बोलते हैं डेंटिशियन। ये जो टीथ होते हैं इनके ऊपर एक वाइट कोटिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं इनेमल। इनेमल की टीथ के ऊपर कोटिंग होती है ताकि इनको डैमेज होने से बचा सके, जो कि सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है एक ह्यूमन बॉडी में। ये हड्डियों से भी ज़्यादा मजबूत होते हैं इनेमल। क्राउन के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं डेंटाइन। ये एक डेंटाइन के अंदर में क्या होता है? एक सेंट्रल कैविटी होती है। सेंट्रल कैविटी यानी टूथ का जो बीच वाला हिस्सा वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल कैविटी, जिसके अंदर में पल्प भरे होते हैं, पल्प, ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन्स भरे हुए थे। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टूथ। आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको बोलते हैं क्राउन। यहाँ पे क्राउन लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ हाईलाइट करके। सो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को बोलते हैं क्राउन,
ये क्राउन वाला पार्ट है, और उसके नीचे वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं रूट। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक वाइट कोटिंग दी हुई है, ये वाली वाइट कोटिंग, इसको बोलते हैं हम लोग इनेमल। इनेमल के जस्ट नीचे क्या होता है, डेंटाइन होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा डेंटाइन। आप देख सकते हैं डेंटाइन, ये इनेमल के जस्ट नीचे वाला पार्ट होता है, इसको बोलते हैं डेंटाइन। डेंटाइन के जस्ट नीचे आप देखेंगे तो एक सेंट्रल कैविटी होती है, ये पूरा कैविटी है जिसके अंदर में आपको पल्प होते हैं, नर्व्स होते हैं एंड ब्लड सप्लाई भी होती है। और इसके बीच में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीमेंटम करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ये जो सीमेंट जैसा येलो वाला जो पोर्शन दिया हुआ है, इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फिक्सेशन करना। ये हमारे मसूड़ों में एक ही जगह पे टिके रहे, इसका इंश्योरिटी कौन देता है, सीमेंटम देता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। डेंटल टाइप्स एंड फार्मूला, हमने टीथ के बारे में तो देख लिया कि टीथ होते क्या हैं, बट इनके कुछ टाइप्स भी होते हैं, इनका डेंटल फार्मूला भी होता है। सो चलिए देखते हैं। इनका जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं मोलार, देन प्रीमोलार, इंसीजर एंड केनाइन्स। अब ये जो मोलार है इसको डिनोट करते हैं हम लोग एम से, इसका फार्मूला है 3/3। अब ये 3/3 क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा। प्रीमोलार का फार्मूला है PM, जहाँ पे P का मतलब होता है प्री, मोलार का मतलब M। इनका फार्मूला है 2/2। इंसीजर को I से डिनोट करते हैं, इसका फार्मूला है 2/2। केनाइन्स का जो डिनोशन है वो C से होता है, इनका फार्मूला है 1/1। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ टीथ। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैंने जो आपको डेंटल फार्मूला बताया वो कैसे फाइंड आउट किया कि मोलार का 3/3 रहेगा, इंसीजर का 2/2 एंड केनाइन्स का 1/1। सो ये देख सकते हैं कि इसमें 2 पार्ट में दिया हुआ है। पहला जो पार्ट दिया हुआ है उसको बोला गया है अपर जॉ टीथ, यानी हमारे मुंह के ऊपर का जो टीथ होता है वो, और ये लोअर जॉ टीथ, ये नीचे के जबड़े का टीथ है। सो इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सीधा करके आपको बताया गया कि ये टीथ दिखते कैसे हैं। पहले आते हैं मोलार के ऊपर। आप देख सकते हैं कि ये मोलार वाला पार्ट है। मोलार में फार्मूला मैंने बताया था 3/3। तो नीचे के जबड़े में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 दांत हैं, यानी हमारा जिसको हम लोग हिंदी में चौबर भी बोलते हैं या फिर उसको अकल दांत भी बोलते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं मोलार। मोलार का जो फंक्शन होता है वो खाली चबाने का फंक्शन होता है। ये बारीक बारीक जो फूड होते हैं ना उसको बारीक बारीक में पीस देते हैं। सो ये नीचे का 3 एंड अपर जॉ के 3, ये हो गए टोटल 6 मतलब 3 पेयर, इसीलिए 3/3 यानी 3 ऊपर के जबड़े के टीथ एंड 3 नीचे के जबड़े के टीथ। वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ कि प्री मोलार में कैसा है, सेम एज इट इज़ प्री मोलार में भी है। प्री मोलार में क्या है आप देख सकते हैं, प्री मोलार में यहाँ पे ये 2 है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ टीथ। अकल दांत के पहले प्री मोलार आता है। सो यहाँ पे 2 है नीचे के जॉ में एंड अपर जॉ में भी यहाँ पे 2 है, इसीलिए मैंने इसका पेयर दिया था 2/2, यानी 2 ऊपर और 2 नीचे। एज इट इज़ मैं आपको दिखा देता हूँ केनाइन्स का भी सेम एज इट इज़ ही आएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो केनाइन्स है वो एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लंबा सा, आपने मूवीज़ वगैरह में देखा रहेगा, ड्रैकुला वगैरह की मूवीज़ में, कि उसमें जो दांत होते हैं वो 4 दांत बड़े बड़े होते हैं जो ब्लड सक करने का टाइम काम आते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं केनाइन्स। सो हमारे मुंह में भी ऐसे ही केनाइन्स होते हैं जो बहुत ही शार्प होते हैं। इनका जो काम होता है वो एक्चुअली फाड़ने का काम होता है। जैसे हम लोग अगर नॉनवेज खाते हैं या कोई जानवर होते हैं जो नॉनवेज जानवर है, जैसे फॉर एग्जांपल कैट्स ले ले या फिर लायन वगैरह ले ले, लायन, टाइगर, चीता, जैगुआर एट्सेट्रा, उनके अब जो केनाइन्स देखेंगे ना बहुत ही लंबे लंबे केनाइन्स होते हैं, लाइक 2-2 इंच के, 3-3 इंच के भी होते हैं। इनका एक्चुअली जो काम होता है वो मांस को फाड़ने का काम आता है, ये मीट को फाड़ने में बहुत ही काम आते हैं। एज इट इज़ अब हम लोग आते हैं इंसीजर के ऊपर में। इंसीजर में मैं आपको बता देता हूँ कि इंसीजर में कितने पेयर है। आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि मैं कैसे काउंट कर रहा हूँ। सो दिस इज़ दी इंसीजर पार्ट। ये हमारे सामने के जो 4 दांत होते हैं, नीचे के 4 दांत एंड ऊपर के 4 दांत। सो नीचे के 4 दांत एंड ऊपर 4 दांत जो है यहाँ पे उसको बोलते हैं इंसीजर। इंसीजर का एक्चुअल में जो काम होता है वो काटने के काम में होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कभी
एप्पल खाते हैं या फिर मैंगो खाते हैं या फिर गुआवा वगैरह कुछ भी खाते हैं, तरबूज ही क्यों ना खाते हैं, उसको काटने का जो काम करता है ना वो इंसीजर करता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मोलार, प्री मोलार, कैनाइन, इंसीजर, इन लोग का फार्मूला ऐसा क्यों है। सो जस्ट मैं एक रिवाइज कर देता हूँ कि इन सब का फंक्शन क्या है। इंसीजर का काम होता है कि फूड को काटने में काम आता है। कैनाइंस 4 पर नुकीले हैं तो इनका काम आता है किसी भी चीज़ को फाड़ने का। और ये जो मोलार्स है प्री मोलार, इनका काम होता है चबा चबा के उनको एकदम पतला करने का। इसीलिए जो एकदम फिक्स नॉनवेज वाले एनिमल्स होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो उनके कैनाइंस बड़े बड़े होते हैं। जो वेज एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी काऊ को ले लें या बुफेलो को ले लें तो उनके जो दांत होते हैं वो चपटे होते हैं। आप कभी देखना उनके दांत चपटे रहेंगे क्योंकि वो वेजी है, वेगन है, तो वो उनको काटने के लिए दांत चाहिए रहता है जो कैनाइंस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, इसलिए उनके पास इंसीजर होते हैं। ह्यूमन में कैसा होता है कि ह्यूमन ओमनीवोरस है, वो नॉनवेज भी खाता है एंड वेज भी खाता है, इसीलिए उनके आगे के जो 4 दांत है वो इंसीजर है और कैनाइंस भी दिए हुए, दोनों दिए हुए, कैनाइंस भी इंसीजर दोनों दिए हुए एंड मोलार तो है ही। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स ये जो पार्ट है ना, ये मीटिंग पॉइंट होता है, मीटिंग पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये जो फेरिंग्स है ना, एक्चुअली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट आता है, बट ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी इंक्लूड होता है एंड इनके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि वो प्रिवेंट कर सके फूड को रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से, जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस। ग्लॉटिस जो होता है वो कार्टिलेज नहीं, यानी कार्टिलेज का मतलब क्या होता है? नरम हड्डी, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नरम हड्डी, ये कार्टिलेशन होता है। और ये गार्डेड होते हैं बाई एपिग्लॉटिस। एपी का मतलब होता है ऊपर, ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस उस पार्ट का नाम है। उसके ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है ताकि हम लोग जब भी फूड खाए तो वो हमारे फेरिंग्स से होते हुए वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना चले जाए। अगर बाई चांस अगर वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में गया, फूड पॉइजनस भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम लोग फूड खाते हैं तो अचानक से अपने को खांसी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कभी कभी जो फूड के पार्टिकल होते हैं वो हमारे मुंह के थ्रू बाहर आ जाते हैं या कभी कभी नाक के थ्रू भी बाहर आते हैं। सेम एज अप्लाइज ऑन वाटर। जब हम लोग पानी भी पीते हैं, कोई हमको सडनली कोई हंसा देता है या फिर खांसी आ जाती है तो मुंह के साथ साथ नाक से भी पानी आना स्टार्ट हो जाता है। फूड को सेपरेट करने के लिए काम कौन आता है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम रिवर्स एंट्री ऑफ फूड। ये फूड का जो एंट्री है वो रिवर्स ना हो, इसके लिए एपिग्लॉटिस काम आता है। जब हम लोग खाना खाते हैं ना तो खाना जब अंदर जाता है, फूड जब अंदर जाता है तब ये एपिग्लॉटिस खुल जाता है एंड जब ये खुलता है तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी का जो पाइप होता है, इसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं, वो बंद हो जाता है ताकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जा पाए। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस एक लॉन्ग नैरो ट्यूब है जो कि थिन होता है एंड लाइंड बाय म्यूकस। ये अप्रॉक्स 25 सेंटीमीटर का होता है, ये कोई फिक्स साइज नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। जहाँ पे फूड का जो मूवमेंट होता है वो पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू होता है। पेरिस्टालिक मूवमेंट क्या होता है? पेरिस्टालिक मूवमेंट का होता है पहले कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। और ये लाइन बाय म्यूकस होते हैं, यानी इनके जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस के थ्रू सराउंडेड होती है। अब म्यूकस के थ्रू क्यों सराउंडेड होती है? क्योंकि अगर हमारे ईसोफेगस में म्यूकस की कवरिंग होगी, जैसे कि ग्रीस हो गया या ऑयल हो गया, वो अगर हम लोग अपने बाइक में या साइकिल में अगर ग्रीस या ऑयलिंग करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो मूवमेंट होता है व्हील का या फिर हैंडल का वो स्मूथ हो जाता है ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और स्मूथनेस आ जाए। सो वैसे ही जब हम लोग फूड खाते हैं ना तो फूड को एंगल्फ करने में ईजी बनाने के लिए हमको म्यूकस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ये लाइंड होते हैं बाय म्यूकस। स्टमक जो है ये जे शेप्ड में होता है। जे का जो इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेटिकल लेटर है जे शेप, वैसे ही दिखता है। ये एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। सैक का मतलब क्या होता है? एक पोटली होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको पोटली या फिर स्टोरेज कंटेनर, इसलिए हम इसको बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर। इनकी जो साइज़ होती है 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है और ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्ट्रक्चर। पहला है कार्डियक, दूसरा है फंडस एंड तीसरा है पाइलोरिक। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि ये स्टमक क्या होता है, स्टमक का ओवरव्यू एंड इसके 3 पार्ट, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरिक। स्टमक जो है उसका काम क्या होता है? स्टोरेज ऑफ फूड, यानी ये जो हम लोग भी फूड खाते हैं उसको स्टोर करने का काम करता है। और क्या काम है इसका? मिक्सिंग ऑफ फूड एंड गैस्ट्रिक जूसेस। जैसे कि हमने पहले में देखा था कि माउथ में क्या होता है कि फूड एंड सलाइवा मिक्स होते हैं, और जैसे ही वो फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस के बाद जब वो स्टमक में एंट्री करता है तो यहाँ पे फूड स्टोर होता है और गैस्ट्रिक जूसेस जो होते हैं उसको पचाने के लिए वहाँ पे उस फूड का मिक्सिंग होता है। कार्डियक में क्या होता है कि कार्डियक क्या करता है? प्रिवेंट दी रिवर्स फ्लो ऑफ फूड। ये कैसे होता है? बाई कार्डियक स्पिंटर मसल।
उस मसल का नाम है स्फिंक्टर। जो पेरिस्टालिक मूवमेंट क्रिएट करता है उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। आपको अगर कार्डियक में हो रहा है तो कार्डियक स्फिंक्टर, पाइलोरिक में रहेगा तो पाइलोरिक स्फिंक्टर। सो पाइलोरिक में क्या होता है कि पाइलोरिक में रेगुलेशन ऑफ फूड होता है इनटू इंटेस्टाइन। यहाँ पर रेगुलेशन ऑफ फूड इनटू इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है, जो फूड है उसको स्टमक के बाद उसको इंटेस्टाइन में भेजना पड़ता है। इंटेस्टाइन में भेजने के लिए हमको एक स्फिंक्टर की जरूरत पड़ती है, इसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक के बाद जो फूड की एंट्री होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है वाया पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये एक्चुअल में स्मॉल नहीं होता, एक्चुअल में छोटा नहीं होता, खाली उसके अंदर का जो ल्यूमन होता है ना वो छोटा होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। बट एक्चुअल में इसकी जब लेंथ देखेंगे ना तो 6 मीटर होती है, अप्रॉक्स 5 to 6 मीटर के अराउंड इसकी लेंथ होती है। इनका जो वाइडनेस होता है, जो अंदर का जो ल्यूमन होता है वो 2.5 सेंटीमीटर वाइड होता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ना ये कॉइल्ड होता है, कॉइल्ड विद एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल का मतलब क्या होता है स्टमक, कैविटी का मतलब खाली जगह। सो वहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना उसके इनर लाइन में अंदर की तरफ में जो ल्यूमन होता है उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है उसको बोलते हैं विलस। विलस बोलो या विलाय बोलो, विलाय एक पिलर फॉर्म में, बहुत सारे रहेंगे तो विलाय, एक रहेगा तो विलस। ये माइक्रोविलाय होते हैं। माइक्रोविलाय का काम, ये बहुत छोटे ही होते हैं, इनका काम क्या होता है, ये जो हमारे न्यूट्रिशंस है, जो फूड के अंदर जो न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब करने में ये काम करता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो लाइन होता है, लाइन यानी इनकी कवरिंग होती है बाई कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स। कोलुमिनर एपिथेलियल सेल्स से ये लाइंड होते हैं, जिनका काम क्या होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशंस। हमने मुंह से खाना को तो चबा लिया, उसके बाद स्टमक में जाके गैस्ट्रिक जूस से मिक्स तो हो गया, बट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कौन करेगा, तो न्यूट्रिशन जो एब्जॉर्ब करने का काम होता है वो माइक्रोविलाई करते हैं, या फिर हम लोग उसको विलस भी बोल सकते हैं। इनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलुमिनर एपिथेलियल सेल, जिनका एक ही काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, चाहे वो ग्लूकोज हो, चाहे वो प्रोटीन हो, या कुछ भी हो। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ना वो एक्चुअल में लार्ज नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर का जो ल्यूमन होता है ना वो बड़ा होता है। इनकी जो साइज़ होती है 1 to 1.5 मीटर्स लॉन्ग होती है, और इनका जो वाइडनेस होता है, जो अंदर के ल्यूमन का जो वाइडनेस होता है वो 6 to 7 सेंटीमीटर होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन का कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर ही वाइड होती है, बट लंबाई में ज़्यादा होती है, वो 6 मीटर तक भी लॉन्ग हो सकती है। इसीलिए जिसका ल्यूमन बड़ा उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जिसका ल्यूमन छोटा उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। इनको लाइनिंग होती है लाइन बाय म्यूकोजल सेल्स। म्यूकोजल सेल्स की लाइनिंग क्यों होती है, क्योंकि इनका काम होता है म्यूकस सीक्रेट करना। अगर फूड को ईजिली पास ऑन होना है फ्रॉम स्टमक टू इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन टू एनस, सो फ्रिक्शन कम होना चाहिए, यानी फ्रिक्शन कम करने का काम कौन करता है म्यूकोजल सेल्स। ये जो इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, पहला है कोलोन। कोलोन क्या होता है ओपनिंग ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन या फिर एंटीरियर पार्ट। लार्ज इंटेस्टाइन का जो अपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोलोन, एंड लोअर पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। अब ये जो रेक्टम होता है ये पोस्टीरियर पार्ट है, यानी एंड जहाँ पे हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन उसको बोलते हैं रेक्टम। ये जो कोलोन वाला पार्ट है ना इसके भी 3 पार्ट होते हैं, पहला है ट्रांसवर्स, दूसरा है असेंडिंग एंड तीसरा है डिसेंडिंग। ये जो ट्रांसफर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग वाले जो पार्ट है ना ये कोलोन के पार्ट होते हैं, इनको भी लाइनिंग होती है म्यूकोजल सेल्स का, जिनका काम होता है म्यूकस को सिक्रीट करना। अब ये जो रेक्टम वाला जो पार्ट है ना, रेक्टम वाला पार्ट भी डिवाइड हुआ रहता है, जिसमें से पहला नाम है सीकम, इलियम एंड कोलोन एंड ब्लाउंड पाउच। ब्लाउंड पाउच क्यों, ब्लाउंड पाउच को हम लोग क्या बोलते हैं सीकम बोलते हैं। रेक्टम जो है पोस्टीरियर पार्ट, जैसे कि मैंने बताया ये पोस्टीरियर पार्ट है। ये पोस्टीरियर पार्ट आगे जाके डिवाइड होता है इलियम में एंड कोलोन में। ये जो इलियम एंड कोलोन है ना ये ब्लाइंड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके अंदर में अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि लार्ज इंटेस्टाइन क्या होते हैं, इनके कौन कौन से पार्ट हैं। तो चलिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं कोलोन एंड रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन का ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं कोलोन, एंड जो एंडिंग होता है उसको बोलते हैं रेक्टम। जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो ओपनिंग वाला पार्ट है कोलोन, उसके भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे ट्रांसवर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। और जो रेक्टम वाला पार्ट है इसके 2 पार्ट होते हैं इलियम एंड कोलोन, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो एक ब्लाइंड पाउच रहता है।
उसमें क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो उसके अंदर में स्टोर होते हैं ताकि वो एनस के थ्रू बाद में एक्सक्रीट किया जा सके। एनस, एनस को क्या बोलते हैं, इट्स अ ओपनिंग ऑफ रेक्टम। एनस जो होता है ये एनस जो होता है ये रेक्टम का ओपनिंग वाला पार्ट होता है, जो कि गार्डेड होता है, गार्डेड बाय स्फिंक्टर मसल। जैसे कि मैंने बताया था कि स्फिंक्टर मसल का काम क्या होता है, पेरिस्टालिक मूवमेंट करना, यानी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसके वजह से ही हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। अगर ये नहीं रहेगा तो हम कब वो अनडाइजेस्टेड जो फूड है, जो एक्स्ट्रा फीकल मैटर है, वो कब हम लोग एक्सक्रीट कर देंगे अपने को पता भी नहीं चलेगा। इनका फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जिसको हम लोग बोलते हैं इजेशन। सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, डाइजेशन प्रोसेस के लिए हमको सलाइवा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सलाइवा में बहुत सारे टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सो चलिए देखते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड होते क्या हैं और ये कहाँ कहाँ मिलते हैं और कितने टाइप के होते हैं। सो सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है सबलिंगुअल, दूसरा है सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड। हमेशा याद रखिए सलाइवरी ग्लैंड के 3 टाइप होते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड। अब ये जो सबलिंगुअल है ये कहाँ मिलते हैं, बिलो द टंग, हमारे ज़बान के नीचे एक पेयर होता है सबलिंगुअल का। दूसरा जो पेयर होता है वो जॉ के नीचे होता है, हमारी जो जॉ होती है, हमारी जो जबड़े हैं उसके नीचे एक पेयर होता है सबमैंडिबुलर का। एंड जो पैरोटिड होते हैं वो इन फ्रंट ऑफ ईयर्स में होते हैं। अब ये जो सलाइवरी ग्लैंड है इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, पहला है सीरस सेल्स, दूसरा है म्यूकोसल सेल्स। सीरस सेल्स क्या करता है, इसके अंदर में वाटरी फ्लूइड होती है, जिसके अंदर में कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल अमाइलेज एंड टाइलिन। म्यूकोसल का काम क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करना, ताकि फूड इजीली स्टिकी जैसा बन जाए और इजीली एंगल्फ भी हो जाए, कोई प्रॉब्लम भी ना हो। लीवर, लीवर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी में। सबसे बड़ा जो ग्लैंड है उसको बोलते हैं लीवर। कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या एमसीक्यूज वगैरह में पूछ दिया जाता है कि सबसे लार्जेस्ट जो ग्लैंड है हमारे बॉडी में वो क्या है, तो आंसर इज लीवर। ये जो लीवर है ना, उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि लीवर दिखता कैसा है और उसका फंक्शन क्या होता है। हमारा जो लीवर होता है ना वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है, रेडिश ब्राउन यानी मरून कलर भी बोल सकते हैं आप, उस कलर में होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। ये 2 लोब से मिलके बने होते हैं। इनका जो वेट होता है 1.5 kg होता है। इनका फंक्शन जो होता है प्रोड्यूस बाइल जूस, ये बाइल जूस प्रोड्यूस करते हैं, जो कि स्टोर होता है एक स्मॉल, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर। इनका काम क्या होता है, फूड को अल्कलाइन बनाना। स्टमक में HCl होता है, जिसकी वजह से फूड एसिडिक बन जाता है, बट वहाँ से जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है तो लीवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करके फूड को अल्कलाइन बनाता है। इनका और क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड प्रोटीन, ये ब्लड प्रोटीन बनाते हैं। हमारे जितने भी RBCs हैं, जो रेड ब्लड कार्पस्कल्स हैं, उनके मरने के बाद उनका जो डिपोजिशन होता है वो लीवर के ऊपर ही होता है। इनका और क्या काम होता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन A, D, K एंड विटामिन B12। लीवर एक और काम करता है जिसको बोलते हैं डीअमाइनेशन प्रोसेस। क्या करता है, अमीनो ग्रुप को कन्वर्ट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ जो एक्सेस डीअमाइनेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि जो एक्सेस अमीनो एसिड होता है वो कन्वर्ट होता है अमोनिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं डीअमाइनेशन। लीवर के अंदर में कूफर सेल्स भी होते हैं। ये कूफर सेल का काम क्या होता है, ये जितने भी ओल्ड RBCs हैं, हमारे जो RBCs होते हैं जो पुराने हो जाते हैं, उनको ये कूफर सेल्स एनगल्फ कर लेता है। इसीलिए हमारे लीवर का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर होता है। पैनक्रियास, चलिए देखते हैं कि पैनक्रियास के बारे में इनका स्ट्रक्चर कैसा है और फंक्शन कैसा है। स्ट्रक्चर एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। पैनक्रियास के 2 पार्ट हैं, इनको बोलते हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जो पैनक्रियास होता है इनका स्ट्रक्चर जो होता है लीफ शेप होता है, या फिर फ्लास्क से भी बोल सकते हैं। लीफ शेप इनफ है। ये जो पैनक्रियास है ना, ये पैनक्रियाटिक लोब्यूल से मिलकर बने होते हैं। ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन डियोडेनम एंड स्टमक। डियोडेनम एंड स्टमक में ये पैनक्रियास जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन का मतलब होता है, एक्सो मतलब बाहर, क्राइन मतलब सिक्रेशन, एंडो का मतलब होता है अंदर, क्राइन मतलब सिक्रेशन।
यहाँ पे एक्सोक्राइन में क्या होता है कि जो सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का वो होता है वाया डक्ट, यानी एक पाइप के थ्रू उनका सिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं लोब्यूल्स, जो कि एक लोब्यूल्स होता है, इसको बोलते हैं एसिनी। ये जो लोब्यूल है ना, ये लोब्यूल बने होते हैं पैनक्रियाटिक लोब्यूल से, जिसको बोलते हैं एसिनी। ये सिक्रेट करते हैं पैनक्रियाटिक जूस। एंडोक्राइन में क्या होता है कि एंडोक्राइन में जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो डायरेक्टली एंटर होता है ब्लड स्ट्रीम में, जो कि बने होते हैं इजलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो कि बने होते हैं अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल से। अल्फा का काम क्या होता है, ग्लूकागोन जो होता है हमारे बॉडी में, ग्लूकागोन को सिक्रेट करना। बीटा का काम क्या होता है, इंसुलिन को सिक्रेट करना। एंड डेल्टा का काम क्या होता है, ये एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको बोलते हैं सोमैटोस्टैटिन हार्मोन। ये जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है ना, ये क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल एंड इंसुलिन लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हुआ तो ये क्या करेगा, इंसुलिन लेवल बढ़ा देगा। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैनक्रियास होता क्या है, उनके कौन कौन से टाइप हैं और वो किससे मिलकर बने हुए हैं। सो फाइनली डाइजेशन प्रोसेस पे हम लोग आगे कि चले देखते हैं इनका डाइजेशन प्रोसेस होता क्या है, इनके कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है, फूड को चबाना, फूड को इनहेल करके उसको चबाना, उसको बोलते हैं चर्निंग ऑफ फूड। चाहे वो फिजिकल हो सकता है, चाहे वो केमिकल ही हो सकता है, और उनके अंदर में एक्टिव एंजाइम्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि बिना एंजाइम्स के हमारा डाइजेशन कंप्लीट होगा ही नहीं। सो पहला डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। चलिए देखते हैं कि बकल कैविटी के अंदर में क्या क्या डाइजेस्ट होता है। फूड जब एंट्री करता है बकल कैविटी में, उसके वजह क्या होता है, मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में क्या होता है, जो बकल कैविटी होती है, हमारा जो माउथ का अंदर का जो कैविटी है उसके अंदर फूड एंटर किया और मैस्टिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मैस्टिकेशन में क्या होता है, जो फूड पार्टिकल होते हैं बड़े बड़े, उसको स्मॉल पार्टिकल में तोड़ दिया जाता है वाया टीथ। टीथ से हम लोग चबा चबा के उस बड़े फूड पार्टिकल को हम लोग एकदम बारीक कर देते हैं, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। अब ये जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, सलाइवा के साथ में सलाइवा के साथ में मिक्स होकर एक पेस्ट बनाते हैं। जब हम लोग चबाते हैं ना, तो उस टाइम पे फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा रिलीज होता है और फूड के साथ मिक्स होकर एक पेस्ट बनाता है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि अपने सलाइवा में क्या होता है, सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो उनका काम क्या होता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। जो स्टार्च होता है ना, ये पॉलीसेकेराइड होता है, माल्टोज क्या होता है, डाइसेकेराइड। यानी आप देख सकते हैं कि पॉली मतलब बहुत सारे होते हैं, डाई मतलब 2 सैकेराइड। उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे जो स्टार्च है, उसको तोड़ के हम लोग माल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम अमाइलेज एंड टाइलिन। ये हमारे सलाइवरी ग्लैंड में ही प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस होता है ना, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। कभी कभी एमसीक्यू में पूछते हैं कि डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो बहुत लोग बोलते हैं कि स्टमक से होता है, जबकि ऐसा नहीं है। हमारा जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। पेस्ट बनने के बाद वो एक छोटा सा गोला बन जाता है, सॉफ्ट गोला बन जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बोलस। अब ये जो बोलस है ना, ये पूज्ड होता है इनटू ईसोफेगस, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्लूटिशन। डिग्लूटिशन का मतलब होता है एंगल्फिंग प्रोसेस। फूड को हम लोग एंगल्फ करके यानी उसको निगलते हैं ना, उसको बोलते हैं डिग्लूटिशन। ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है। डाइजेशन इन स्टमक। फूड की जब एंट्री होती है स्टमक के अंदर में, तो उस टाइम पे क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड होता है। यानी यहाँ पे चर्निंग ऑफ फूड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फूड हमने दांतों से चबाया था, वहाँ पे जाके वो और छोटा होता है। बिकॉज ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड से क्या होता है कि HCl, म्यूकस एंड इनएक्टिव प्रोटीन रिलीज होते हैं। तो HCl क्या करता है, जो पेप्सिनोजेन होता है उसको एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। जो पेप्सिनोजेन है ना, वो इनएक्टिव है, उसको पेप्सिन में एक्टिव करते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम है। इन द प्रेजेंस ऑफ HCl के प्रेजेंस में ही पेप्सिनोजेन से वो पेप्सिन बनेगा। और प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन टूट के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं पेप्टोन्स या फिर प्रोटियोस इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन। एक बार पेप्सिन एक्टिवेट हो जाएगा तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करना स्टार्ट करेगा और प्रोटीन को तोड़ के पेप्टोन्स एंड प्रोटियोस बनाएगा। चर्निंग ऑफ फूड होने के बाद वो चाइम बनाता है। उस टाइम पे क्या होता है कि जो HCl होता है, HCl के बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने देखा कि पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में। अब ये HCl क्या करता है, HCl जो जर्म्स होते हैं फूड के अंदर, कुछ जर्म्स हैं तो उसको किल कर देता है।
म्यूकस का काम करता है, म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है क्योंकि हमारे स्टमक में एकदम स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज होता है टू डाइजेस्ट दी फूड। तो उससे वजह से क्या होता है कि हमारा जो स्टमक का जो इंटरनल लाइनिंग होती है हमारी, वो जल सकती है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक म्यूकस एक लेयर होती है जो कि म्यूकोजल सेल के थ्रू वो सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है प्रोटेक्टिव लेयर बना रहता है ताकि हमारे स्टमक के पार्ट को डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ HCl। ये जो चाइम है ये सेमी सॉलिड पेस्ट है। इसके बाद ये चाइम पुश्ड होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन वाया द पाइलोरिक स्फिंक्टर एंड पेरिस्टालिक मूवमेंट। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन, हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन में कैसे डाइजेशन होता है। लिवर एंड पैनक्रियाज, जैसे ही वो फूड जो चाइम बना हुआ है जैसे ही वो स्टमक के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, उस टाइम पे क्या होता है लिवर एंड ये जो पैनक्रियाज है, ये दो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है अपना लिवर जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करना स्टार्ट करते हैं। लिवर क्या करता है, बाइल जूस सीक्रेट करता है जिसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये बाइल पिगमेंट में क्या होते हैं, बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, ये दो मॉलिक्यूल होते हैं। इनकी वजह से ही बाइल पिगमेंट जनरेट होता है। इनका काम क्या होता है, ये हीमोलाइसिस करते हैं। हीम का मतलब होता है ब्लड, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ये ब्लड को तोड़ देते हैं, यानी आज जो RBCs होते हैं उसको तोड़ देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे फीकल होते हैं, हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हम लोग रिलीज करते हैं, उनको जो कलरिंग मिलती है वो इनके थ्रू ही मिलती है। और सेम टाइम पे पैनक्रिया क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। ये जो पैनक्रियाटिक जूस है वो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज में। स्टार्च जो है पॉलीसैकेराइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ अमाइलेज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज जो कि डाइसैकेराइड है, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। वहीं पे लिपिड को तोड़ के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइपेज फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। ट्रिप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव प्रोटीन है, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में जो कि एक्टिव है इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। चिमोट्रिप्सिनोजेन या फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन इसको कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में जो कि एक्टिव है। काइमोट्रिप्सिनोजेन जो है इनएक्टिव है इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन, ये काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म है। यहाँ पे जो पॉलीपेप्टाइड्स है यानी जो कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड्स हैं वो इन द प्रोसेस ऑफ काइमोट्रिप्सिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं डाइपेप्टाइड में, यानी कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर हो रहा है। एंजाइम्स को पहचानने का जो टेक्निक है ना, हमेशा एंजाइम के एंड में 3 वर्ड लगे रहेंगे जिसको बोलते हैं ASE। फॉर एग्जांपल अमाइलेज में आप देख सकते हैं कि लास्ट में ASE लगा हुआ है, लिपिड में लाइपेज में ASE लगा हुआ है, एंटेरोकाइनेज में लास्ट में ASE लगा हुआ है। सो इसके थ्रू आप पहचान सकते हो कि ये एंजाइम है कि नहीं। तो एक छोटा सा ट्रिक है, जब एसिडिक चाइम मैंने क्यों बोला, क्योंकि स्टमक में क्या था HCl था, जिसकी वजह से क्या हो गया जो फूड था वो एसिडिक बन गया, एसिडिक चाइम में कन्वर्ट हो गया। ये जब एंट्री करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उस टाइम पे क्या होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होता है। उस टाइम पे क्या होता है कि फैट का डाइजेशन होता है बाय द लिवर जूस। लिवर जूस के थ्रू ही फैट का इमल्सिफिकेशन होता है। और क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक चाइम। जो एसिडिक चाइम हमको स्टमक से आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो लिवर जूस की वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। अभी जो इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये चाइल्ड को क्या करता है, चाइल्ड बनाता है एंड चाइल्ड के बाद ये एब्जॉर्ब करता है। चाइल्ड जब बनाता है, जब एब्जॉर्प्शन होता है ना, उस टाइम पे क्या होता है जो माल्टोज है, माल्टोज और सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज ग्लूकोज में। माल्टोज टू ग्लूकोज बन जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ माल्टेज। और क्या हो जाता है सुक्रोज जो होता है, सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में एंड फ्रक्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, ये सारे रिएक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं। उसके बाद क्या होता है जो लैक्टोज होता है ना, वो इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, अगर लैक्टोज प्रेजेंट रहा तो। चाइल्ड एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होता है, ये जो बचे कुछ जो फूड है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको पुश कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे कि फ्रक्टोज, ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, एब्जॉर्प्शन जो होता है वो डन होता है बाई विलाई। जैसे मैंने बताया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर लाइन में एक प्रोजेक्टाइल पेपरे जैसे रहते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं विलाई। उस टाइम पे इनका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स,
इनका जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो कैसे होता है, वाया ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं ना वो एंट्री करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस, बट लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहाँ पे वाटर एंड कुछ जो सॉल्ट्स होते हैं बचे कुछ जो एक्स्ट्रा बचे होते हैं उनका वापस से री एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद इनको पुश कर दिया जाता है एनस में एंड सेमी सॉलिड फीकस या फिर फीकल मैटर प्रिपेयर हो जाता है और उसको थ्रो कर देते हैं आउटसाइड दी बॉडी वाया एनस। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इनका क्या प्रोसेस होता है। सो दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर में यहाँ पे आपको 2 एरो देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको हाईलाइट करके बता दे रहा हूँ। ये जो आप एरो देख रहे हो ना, यहाँ पे छोटा सा एक गड्ढा बना हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, और बीच में थोड़ा फूगा हुआ है। तो ये जो गड्ढे यहाँ पे जो दबाव बना हुआ है, यहाँ पे जो एरो है, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ पे ना स्फिंक्टर मसल होते हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर यहाँ पे बीच में रिलैक्स, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट, फिर रिलैक्स। ऐसा ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है जो कि होता है वाया स्फिंक्टर मसल। एंड दिस इज़ द डायग्राम ऑफ लीवर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लीवर का डायग्राम है। एंड ये वाला जो पार्ट है जो मैंने हाईलाइट किया है इसको बोलते हैं पैनक्रिया। सो दिस इज दी पैनक्रियास। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है बट इनका जो ल्यूमन होता है छोटा होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज कम होता है बट इनके ल्यूमन का साइज बड़ा होता है। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर मैं सेक्शन लेके अगर अंदर वाला हिस्सा देखूँ अगर मैं जूम करके, तो मुझे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। इसको बोलते हैं विलाय। आप देख सकते हैं कि विलाय के ऊपर जो आउटर लेयर है उसमें आप देख सकते हैं कि हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये कुछ हेयर लाइक प्रोजेक्शन है। इसको ही बोलते हैं माइक्रोविलाय। इन्हीं के थ्रू ही जो न्यूट्रिशंस होते हैं फूड के अंदर में वो एब्जॉर्ब होता है। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, इनका क्या प्रोसेस होता है। चलिए इनके कुछ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स देख लेते हैं कि अगर हमको प्रॉपर मात्रा में अगर न्यूट्रिशन अगर नहीं मिले तो कौन कौन से डिजीज़ या डिसऑर्डर हो सकते हैं। सो दिस न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस में क्या होता है कि जो फैट होता है वो अगर एक्सेस हो जाएगा, अगर ज़्यादा फैट हो जाएगा या फिर एक्सेस विटामिन ए एंड डी या फिर एक्सेस प्रोटीन हो जाएगा तो क्या होगा। अगर एक्सेस फैट हुआ तो हमको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होगी। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो सकती है अगर ज़्यादा फैट हुआ तो। जैसे एग्जांपल हार्ट ब्लॉकेज होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है। अभी तो नॉर्मल हो गया हार्ट अटैक आना। सो एक्सेस फैट की वजह से होता है। अभी एक्सेस फैट कैसे आता है, जो लोग बाहर का जंक फूड खाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रैंकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर एंड ऑल, उनमें बहुत सारी मात्रा में फ़ैट होते हैं। अगर हम लोग विटामिन ज़्यादा ले लें तो क्या होगा। अगर हम लोग विटामिन ज़्यादा ले लें तो उसके बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, बट यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया कोई एक पर्टिकुलर रीज़न, बट एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं। अगर एक्सेस प्रोटीन लिया तो क्या होगा। अगर एक्सेस प्रोटीन लिया तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका कैंसर हो सकता है। बहुत सारे जो जिम लवर होते हैं उनका क्या मानना रहता है, ये एक मिथ है कि हमको सिर्फ प्रोटीन और प्रोटीन ही चाहिए। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही लेंगे तो हमको कैंसर होने का चांस हो सकता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर होने का चांस हो सकता है। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में देख सकते हैं पहला है जॉइंटिस। जॉइंटिस में क्या होता है कि एक्सेस हीमोलाइसिस होता है। जैसे मैंने बताया था, हीम मतलब ब्लड, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन। अगर आरबीसीज का अगर ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, उनका जो कलर है वो ज़्यादा होगा, और कलर ज़्यादा होगा तो वो किस में मिक्स होगा, फीकस में, क्योंकि हीमोलाइसिस के वजह से ही फीकल मैटर को कलर मिलता है। अब ये हीमोलाइसिस करता कौन है, बिलीरुबिन है, बिलीवर्डिन, जो कि लीवर से सिक्रेट होता है। एबनॉर्मल बिलीरुबिन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इनके वजह से ही होता है। जॉइंटिस में एक्चुअली में क्या होता है, एबनॉर्मल बिलीरुबिन बिलीवर्डिन जो होता है मेटाबॉलिज्म करते हैं, जिसके वजह से जो कलर होता है फीकल मैटर का कलर वो चेंज हो जाता है, हमारे बॉडी का कलर भी चेंज हो जाता है। नॉर्मल जो वैल्यू होता है जॉइंटिस में वो 3 से लेकर 13 म्यू मोल इंडस्ट्रियल यूनिट तक रहता है। जो एबनॉर्मल वैल्यू होता है वो 40 to 50 माइक्रो मोल होता है पर इंडस्ट्रियल। जॉइंटिस का कोई स्पेसिफिक ड्रग्स नहीं है, खाली इसको बेड रेस्ट ही
सजेस्ट किया था कुछ छोटी मोटी मेडिसिन देगी या फिर बेड रेस्ट ही। इसका कुछ ऐसा पर्टिकुलर इलाज नहीं है कि आप ये मेडिसिन लो आपको जॉइंटिस ख़त्म हो जाएगा। पहले जॉइंटिस की वजह से बहुत सारे लोग मरते थे इंडिया में, बट अभी तो कम हो गया है। क्वाशीओरकर डिजीज़ में क्या होता है, ये प्रोटीन डिफिशियंसी है। अगर हमारे फूड में प्रोटीन अगर नहीं रहेगा तो हमको क्वाशीओरकर होने का चांसेस हो सकता है। ये जो क्वाशीओरकर है ना, ये 1 से लेकर 3 साल की एज के अंदर में होता है, जिसको हम लोग एक टाइप का कुपोषण भी बोल सकते हैं। क्योंकि कैसा होता है कि बहुत सारे पहाड़ी इलाकों में या जंगली इलाकों में हमको बराबर से प्रोटीन मिल नहीं पाता, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना क्वाशीओरकर से ग्रस्त होते हैं। और मैरास्मस में क्या होता है, ये प्रोटीन एनर्जी माइल्ड न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो 1 साल के नीचे जो बच्चे होते हैं उनको ये होता है। यानी क्वाशीओरकर मैरास्मस ने ऑलमोस्ट ये सेम ही है, सिर्फ फ़र्क इतना है कि मैरास्मस 1 ईयर या उसके नीचे के चिल्ड्रंस को होता है और क्वाशीओरकर 1 to 3 ईयर्स की एज में होता है। दोनों में प्रोटीन डिफिशियंसी है, माल न्यूट्रिशन की कमी होती है, बिकॉज हमको हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड विटामिन एंड सम अलग इलेक्ट्रोलाइट्स का होना ज़रूरी है, बट होता नहीं है। आजकल के बिजी शेड्यूल में हम लोग 10 रुपये का वड़ा पाव खा लेते हैं, समोसा पाव खा लेते हैं, तो उसमें हमको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल नहीं पाता। सो ये सारे डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं इन चिल्ड्रंस। सो यहाँ पे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, इनके कौन कौन से प्रोसेस हैं और कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इन्वॉल्व हैं। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।